एनआईटीज तक जा सकते हैं। जी। मतलब ये हम लोगों का ये तो सब जानते हैं कि पढ़े लिखा इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर करता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान दूसरों की ज़िंदगी भी कितना बेहतर कर सकता है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। और ये तो हुई बेसिक एजुकेशन की बात जो हमने कुछ आवर में स्टार्ट की। उसके बाद लाइब्रेरी सबसे पहले स्टार्ट बड़ा गाँव में हुई। वहाँ पर शायद कितने 2 साल तक चली ना? अभी बड़ा गांव में ही है हम हाँ, लोग। मतलब जो सॉरी लोकेशन चेंज हो गई है इसलिए मैं भूल लोकेशन जाता हूँ। चेंज हो गई। तो सबसे पहले स्टार्ट बड़ा गाँव में हुई थी, जो एक बिल्डिंग थी जो अभी हम अब तो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। उस बिल्डिंग में कुछ-कुछ बच्चे आया करते थे, यहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ इतने बच्चे आते हैं कि शेड्यूल भी प्रॉपर नहीं बन पाता है, किसी को मॉर्निंग में, किसी को आफ्टरनून में, इस तरह एडजस्ट करना पड़ता है, इतने सारे बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो किस तरह की तैयारी करते हैं बच्चे और किस-किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसका बताइए आगे? यहाँ पे बेसिकली बच्चे आते हैं, एक तो जिन बच्चों को हम इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं 15-20 बच्चों की, तो वो तो रेगुलर बैठते ही हैं। हुँ, इसी बिल्डिंग में ऊपर बच्चे रहते भी हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रहना है। इस बार से उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हम नहीं कर पाए थे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल हर चीज में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को रहने के लिए एक बढ़िया वातावरण, जिससे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, प्रोवाइड किया जाए, जहां वो 24/7 हमारे एक अंडर कंट्रोल में रहेंगे। उन लोगों को खेलने वेलने की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पे बच्चे, जैसे आपका सवाल था कि यहाँ बच्चे किस-किस एग्ज़ाम की नॉन तैयारी टेक्निकल कंपटीशन की जितनी आसपास की एग्जाम होती हैं, जैसे कुछ बच्चे तो यहाँ आईएएस पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, 4-5 बच्चे हैं। हुँ, हुँ। उसके अलावा मैक्सिमम बच्चे एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे, पीओ, तो ये सब सारी तैयारियों के बच्चे, जो नॉन टेक्निकल एग्जाम जितने होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, कुछ अभी यहाँ पे मतलब लाइब्रेरी में लगातार 1.5 साल से 2 साल से पढ़ के 3-4 बच्चों का पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ है। और वो रेगुलर आते थे बच्चे, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते थे, जिनके घर में पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो नहीं, ये ये सब तो चीजें हैं। मैं भी मुझे क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था लाइब्रेरी, तो दूसरों क्या मैं खुद बताता हूँ कि मैं ये सोचता था कि बहुत लंबा समय लगेगा इस चीज़ में, कि यहाँ लोग सीरियसली पढ़ेंगे। लेकिन 2 साल हुआ होगा, यहाँ आए हुए तो शायद 2 साल से भी कम हुआ हो और इतने कम समय में आप देखेंगे कि अंदर लगभग 100 बच्चे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ रहे हैं अपने-अपने कंसंट्रेशन से। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से इतने लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। तो नॉन टेक और टेक्निकल कुछ दोनों। दोनों तरह के बच्चे रहते हैं। टेक्निकल जितने बच्चे बैठते हैं, वो मैक्सिमम 99% बच्चे मेरे गाइडेंस में रहते हैं, जिनको मैं रखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और ऊपर ही रहते हैं। तो मैक्सिमम वही टेक्निकल के अच्छा, बच्चे हैं, जो यहाँ बाकी पे जेईई मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, जे वो जे लोग यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। अच्छा तो कुछ बच्चे, 2-4 बच्चे जो आसपास के हैं, नजदीक के 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में, वो बच्चे आते हैं। सुबह आते हैं मॉर्निंग में, और शाम को अपना चले जाते हैं, टिफिन वगैरह लेके आते हैं, तो वो दिन भर यहाँ अच्छा तो रहते उनका एक मतलब पूरा पढ़ाई का एक इकोसिस्टम बन गया है, यहीं पे हैं। रहना, खाना और दिन में पढ़ना। पढ़ना। अच्छा, तो ऐसे कोई स्टूडेंट के बारे में बताना चाहेंगे जो आपको बाहर मिला और आपने उन्हें इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ आके रहिए अगर रिसोर्सेज नहीं है बाहर तो? जैसे कोई ऐसे तो सभी बच्चे हैं। जैसे जैसे आपने शायद एक बताया था कोई दुकान में काम करता था उसने और वो जाता नहीं था हाँ, पढ़ने। एक यही बच्चा, जो अभी 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 हमारे सामने था, अच्छा, अंकित। वो तीनों, हाँ, तीनों हाँ। भाई बहन। तो वो तीनों लगभग लगभग 6 महीने साल भर से हमारे यहाँ रह रहे हैं, तीनों भाई बहन। मतलब उतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो अपने अकॉर्डिंग लोग प्रिपरेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिल रहा है, आप किसी चीज की तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग की ही तैयारी करें, जरूरी नहीं है कि आप नीट की ही तैयारी करें। आपको एक सोचने समझने की क्षमता यहाँ डेवलप हो रही है। रेगुलर हम कोशिश करते हैं कि महीने में 1-2 बार कोई ऐसी पर्सनालिटीज को यहाँ बुलाया जाए, जिससे बच्चे इंस्पायर हों, जिससे कुछ सीखें। और इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत है, जैसे झांसी में बहुत सारी प्राइवेट लाइब्रेरी हैं, उस प्राइवेट लाइब्रेरी में इसमें अंतर क्या है, बहुत लोग पूछते हैं कि बहुत मिनिमम फीस लगता है। इसमें अंतर ये है कि एक तो 24/7 हम ओपन रखते हैं। कुछ बच्चे, 8-10-15 बच्चे यहाँ रात में भी रहते हैं, 8-9 बजे खाना खाने के बाद आ जाते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, सुबह जाते हैं घर। उसके अलावा यहाँ पे सभी तैयारी की, सभी प्रकार की किताबें निःशुल्क मौजूद हैं। हुँ। मतलब कम से कम यहाँ पे 1000-1500 किताबें, कुछ डोनेशन के माध्यम से, कुछ हमने परचेज भी किए हैं, कि जिन बच्चों को एक डायरी भी रखी है, एक रजिस्टर भी रखा है, जिन बच्चों को कुछ रिक्वायरमेंट होता है किताबों का, वहाँ एंट्री करते हैं, कुछ समय बाद हम
कोशिश करते हैं कि किसी से मांगा जाए, या नहीं मांग पाते हैं तो कुछ अपने रिसोर्सेज से हम उसको खरीद के यहाँ उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ यहाँ 24/7 वाईफाई, दो वाईफाई, एक बीएसएनएल का लगा हुआ है, एयरटेल का लगा हुआ है, और जियो का भी इस बार फाइबर मैंने ले लिया है, कि जिससे कोई भी ऑनलाइन लेक्चर्स, बहुत सारे मतलब 20-30 बच्चे यहाँ जो है कि ऑनलाइन विभिन्न कोचिंग लिए हैं नॉन टेक्निकल की, तो ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, तो उनके लिए वाईफाई 24/7 मौजूद है, जो अनलिमिटेड है। मतलब दूस उनको बिना किसी कॉस्ट के वाईफाई और हाँ, जो भी बुक्स अवेलेबल हैं वो, और हाँ, जो ऊपर जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए रहने का रहने का सब कुछ फ्री ऑफ सब कुछ कॉस्ट फ्री है। ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपए किसी बच्चे से कोई भी चार्ज नहीं किया जाता। उसके अलावा इस लाइब्रेरी में 3-4 कंप्यूटर रखे हुए हैं, 2 लैपटॉप हैं, टैबलेट हैं, तो जिन बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं है और ऑनलाइन लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो वो लैपटॉप मोबाइल अपना यूज करते हैं, यही प्रॉपर रखी हुई है 24/7, अपना आते हैं, लॉग इन करते हैं, उसमें लेक्चर्स देखते हैं, शाम को यहीं रख के चले जाते हैं। नहीं तो कंप्यूटर में कुछ टाइपिंग सीखने भी आते हैं बच्चे, बच्चियां कुछ टाइपिंग सीखने आती हैं, तो ये सब चीजें यहाँ कुछ पे। कुछ एग्जाम में टाइपिंग मांगी जाती है, एसएससी हाँ, वगैरह में। एसएससी वगैरह के कुछ एग्जाम में तो उस टाइपिंग के लिए भी पूरी व्यवस्था है, तो अच्छा, ये सब चीज। तो अभी वर्तमान में 2 लाइब्रेरी हैं जो हाँ। संचालित हैं आपके द्वारा, हम्म, एक बड़ा गाँव में और एक कुछ हवा में। कुछावर में। अच्छा, हम्म। तो कुछावर के बारे में थोड़ा-सा वहाँ पे किस तरह की सुविधाएँ हैं बच्चों को, क्या-क्या? जो सुविधाएं यहाँ पे हैं वही सब, सारी सुविधाएं कुछ हवा में वाई-फाई है। वगैरह सब कुछ? वाईफाई वगैरह है, वहाँ 24/7 लाइट है, इन्वर्टर की फैसिलिटीज है, वहाँ भी 3-4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, लगभग लगभग 50-60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहाँ थोड़ा सा बच्चे कुछ कम आते हैं, क्योंकि हुँ, एक गांव से कंसंट्रेटेड है, बड़ा गांव में एक ब्लॉक है, तो यहाँ से कम 20-30 गांव कनेक्टेड हैं, तो उस 20-30 गांव के बच्चे यहाँ ट्रेवल करके अपना इजिली आ जाते हैं, चूंकि एक सेंटर है, कई इंटर कॉलेज हैं, तो यहाँ उसकी उपयोगिता ज़्यादा है अच्छा, लाइब्रेरी। तो ये इसका खर्चा निर्वहन कैसे होता है? क्या कितना एक्सपेंडिचर आता है लगभग? और किस तरह आप मतलब वो करते हैं इसका पूरा, कि जो इसका खर्चे हुआ? एक्सपेंडिचर जैसे मंथली लगभग 15,000 के आसपास मंथली इसका रेंट जाता है, हुँ, और वाईफाई, और केवल एक लाइब्रेरी का, और इसके अलावा रेगुलर कुछ 1,000-2,000 का मेंटेनेंस खर्चा आता है। जाओ जाओ उस मेंटेनेंस मैक्सिमम तो मैं अपने जो भी अर्निंग के मेरे सोर्स हैं प्राइवेट कोचिंग में जो मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मुझे मिलता है, लगभग 99% इन्हीं बच्चों पे खर्चा हो जाता है। उसके अलावा कुछ थोड़े बहुत डोनेशंस जो मुझे मिल जाते हैं, उसका हेल्प, वो थोड़ा बहुत ही होता है। जैसे आप हुँ। मान लो कि मैं इस लाइब्रेरी को जब इनिशियली हम सेटअप किए थे, तो लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा हुआ था। उसमें से अच्छा, वो ज्यादा पूरा से ज्यादा फर्नीचर का हाँ, पूरा फर्नीचर वगैरह का, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे डोनेशन से मिले होंगे तो वही 1 लाख तक के, अगर ज्यादा से मैं प्रेडिक्ट करूँ, तो उसके अलावा सारा खर्चे मेरे ही है, धीरे धीरे कुछ ईएमआई पे कुछ वैसा करके मैंने सब मैनेज किया हुआ है, तो ऐसे ही चलता है। जो मेरे मैक्सिमम मेरा 100% मेरा जो भी अर्निंग है, वो सब इन बच्चों पे ही खर्चा हो जाता है। मैं आज तक मतलब पिछले साल 2 साल में एक भी अपने लिए एक कपड़ा तक नहीं खरीदा हूँ अपने जो भी अर्निंग से। और अर्निंग भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, मतलब 40-50 हज़ार रुपए से एवं भी है मेरी अर्निंग, लेकिन ठीक है, अभी इनिशियल लाइफ, अभी शादी नहीं हुई है, तो समाज को कुछ दे रहे हैं। और ऐसे जब तक युवा समाज में नहीं आएंगे तब तक इस समाज को क्या मिलेगा, अपने लिए तो सब लोग जी रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, अगर सपोर्ट और ज़्यादा मिलता है लोगों का, तो आपका और क्या-क्या फ्यूचर में इसे एक्सपेंड करने का प्लान है, कि लाइब्रेरी और कहीं लाइब्रेरी खोलने का मन हो, या? हाँ, और 1-2 जगह हम लोगों ने प्लान किया है कि यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर बिल्कुल गांव में एक टहरौली तहसील है, वहाँ 3-4 बार मैं विजिट कर चुका हूँ, और वहाँ तहरौली लग डिस्ट्रिक्ट झांसी में ही? झांसी डिस्ट्रिक्ट का टहरौली तहसील है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है। हुँ। वो तहसील अभी नगर पंचायत भी नहीं हुआ है, वो गांव ही है, वहाँ प्रधान होते हैं, तो वहाँ कई लोगों से संपर्क में भी आए। और ये पूरी मेरी कोशिश है कि अगले 4-5 महीने में एक वहाँ भी लाइब्रेरी सेटअप किया जाए, जहाँ सेंटर बने, और सेंटर बनने के बाद हमारा रेगुलर विजिट आना जाना रहता है, तो वहाँ से कुछ वैसे बच्चे जो बिल्कुल बेसिक जरूरतों के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको हम कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ की, अभी फंड हो या ना हो, एक चीज़ मैंने अभी किया है कि एक सेम सेटअप पूरी लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी के जस्ट बगल में ही हम बच्चों के लिए रेजिडेंस बना रहे हैं,
जिसमें कि 25-30 बच्चे, कुछ इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले 15 से 20 बच्चे, उसके अलावा 10-12 बच्चे जो आसपास मतलब 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर के गांव के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहती है कि जहां हम 24/7 रहें और केवल पढ़ाई पढ़ाई के ही बारे में सोचें। तो उनको खाने पीने की व्यवस्था, रहने की पूरी फैसिलिटीज, जो मिनिमम फैसिलिटीज एक छात्र को पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए, तो साल 2 साल के लिए हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं अगले 2-3 महीने में। वो हम करेंगे। एक और मकान रेंट पे, हम इतना ही बड़ी मकान 2-3 मंजिला मकान एक रेंट पे ले रहे हैं, यही लाइब्रेरी के पास में। वहाँ रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, और बाकी पढ़ाई के लिए ये लाइब्रेरी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप किस तरह बच्चों को सेलेक्ट करते हैं कि कौन से बच्चे आके यहाँ पे पढ़ेंगे और रहेंगे रेजिडेंस के पर्पज से भी, और जो जेई मेंस की तैयारी करते हैं आप कराते हैं? पिछले बार तक बेसिकली हम रहने के लिए केवल जो इंजीनियरिंग की बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए व्यवस्था करते थे, लेकिन इस बार से हम कोशिश कर रहे हैं एक अलग सी इस पूरे 2 मंजिला बिल्डिंग एक और रेंट पे ले रहा है, और उसमें हम 15 से 20 बच्चों को, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वालों को रखेंगे। साथ में 10 बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि वैसे बच्चे रहें जो जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं गाँव में, तो उनको रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि एक एनवायरनमेंट मिल सके उनको 24/7 रहने खाने पीने की व्यवस्था मिले, और दिन भर पढ़ाई पढ़ाई के बारे में ही सोचें। कुछ खेलने के लिए इक्विपमेंट्स भी हम खरीद रहे हैं, ये सुबह शाम खेलने के लिए कुछ हो जाए, पढ़ाई के लिए हो जाए, क्योंकि यहाँ न्यूज़पेपर, मैगजीन, एनवायरनमेंट, सब चीज़ जब तक साल 2 साल तक नहीं मिलेगा तब तक कोई बच्चा गांव से कुछ एक्स्ट्रा अचीव नहीं कर सकता अपने कैलिबर्स के अलावा। तो इसलिए इस बार हम रहने की भी व्यवस्था अच्छा, इंजीनियरिंग के अलावा भी कुछ बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। तो जो इंजीनियरिंग में जो बच्चे आते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है? कोई एग्जाम वगैरह लेते हैं या फिर डायरेक्ट? इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए हम हर साल एक जेटीएससी एग्जाम कराते हैं, झांसी टैलेंट सर्च एग्जाम। उससे कुछ बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जो टॉप में आते हैं, और उनका कुछ हम फैमिली बैकग्राउंड भी कोशिश करते हैं कि देखें। जो एक्चुअली में नीडी हैं उन्हीं को हम, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है, हम लोगों से हेल्प लेके कुछ अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उन बच्चों को रखते हैं। और कुछ बच्चे वैसे भी, जैसे हमें कहीं पता चलता है किसी के थ्रू कि कहीं वैसा बच्चा है जिनको, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, हम्म। तो किसी के थ्रू भी पता चलता है कोई बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, गांव में है, उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, वैसे कोई गांव में कुछ काम करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो हम वहाँ पे खुद ही जाते हैं, उस बच्चे से बातचीत करते हैं। थोड़ा बहुत बातचीत करने के दौरान मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश करता हूँ कि इसको नॉलेज कितना है, अगर साल 2 साल बाद तैयारी करेगा तो कुछ अचीव कर सकता है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम उसको भी ले आते हैं। अच्छा, अभी आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट की बात की, तो ये चीज़ तो मैं भी अडॉप्ट करूँगा कि लगभग सेवा को स्टार्ट हुए 6 साल हो चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट हमारा उस लेवल तक का नहीं था, काम बहुत सारे हुए सेवा में, आज भी चल रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक का, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड लेवल पर इतनी ज़्यादा नहीं दिखती हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट उनका बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तो वो लोग ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। हम्म। लेकिन सेवा 2019 से और 25 आ गया, 6 साल तक 2 लाइब्रेरी चली, बहुत सारे काम हुए, तो में 5,000 इतनी सारी स्टूडेंट्स लगभग बेनिफिटेड है बेनिफिटेड हैं, खाना भी इतना डायरेक्टली। डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसके बावजूद हमारा इतना, मतलब विज्ञापन हम लोग इतना नहीं कर पाए जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा तक पहुँच सकें। तो ये चैनल भी शायद साल भर हुआ होगा मुश्किल से स्टार्ट हुए। 3 महीने। 3 महीने स्टार्ट हुए हैं चैनल को, क्योंकि और ये भी बहुत कम कैमरे के सामने आना चाहते थे, मतलब कि दूसरों को, मतलब शो किस टाइप का नहीं था कि बताना है, पता चले बस काम करते रहना है। लेकिन हमें पता चला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ कुछ करते रहेंगे और जब तक चीजें एडवर्टाइज नहीं होंगी तब तक वो एक्सपेंड इतनी नहीं हो सकती हैं, और रिसोर्सेज भी एक आदमी इतने नहीं कर सकता है जितने कि जो मास और फंड लोग। से जो हो सकता है वो अकेला आदमी नहीं कर सकता है। तो तो बाकी ठीक है, तो बाकी चीजें बाद में करेंगे कभी, जब मिलेंगी, तो आज और इतना ही करते हैं। बेसिकली मेन जो हम लोग का पर्पस एम था वो अभी तक पूरा हो रहा था। जब इसको एक्सपेंड करना चालू किए तो हमें और फंड्स की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत चीज़ों को दिखाना चालू किए। हमारा बेसिक सोल पर्पज है एक ग्राउंड पे एक चेंज लाना, और वो एजुकेशन के थ्रू ही लाया जा सकता है, और वो लॉन्ग टर्म में आएगा, क्योंकि शुरू में किसी को समझ में नहीं आ सकता। एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि सोशल सेक्टर में कोई एजुकेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, किसको इसका रिजल्ट आपको 8-10 साल बाद दिखेगा। इसलिए सब लोग एक
शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं कि जैसे कुछ थोड़ा बहुत कुछ किट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ वैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसे थोड़े समय के लिए नेम फेम मिल जाएगा, लेकिन उसका ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा बहुत समय बाद। मतलब आप अगर खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1 लाख लोगों का रोज खाना डिस्ट्रीब्यूट कर ग्राउंड पे दीजिए, रियल इम्पैक्ट एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन से ही आएगा। एजुकेशन अगर होगी, कोई बच्चा पढ़ लिख ले जाएगा, अच्छे ऊंचे पद पे जाएगा, तो वो धीरे धीरे वैसे अपनी सब चीजें बैलेंस हो जाएंगे। अगर कुछ स्लम का बच्चा जिसको घर नहीं है, 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है, वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ जाए और कुछ अच्छी खासी इनकम हो जाए, तो वो आने वाली अपनी पीढ़ी को बहुत आगे तक ले जाएगा। एक और मैं चीज़ देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी जाएगा बच्चों में, जैसे जो भी बच्चे यहाँ बेनिफिट ले रहे हैं और ऑल्दो वो कोई भी कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ा-सा तो समाज सेवा के लिए आएगा कि मैं भी कहीं ऐसी बिल्कुल। जगह पे गया हूँ, तो यहाँ डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो भी अपनी सोसाइटी को किसी भी हम्म, तरीके से फ़ायदे दे पाएँगे। जैसे जैसे मैं एक अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, जो आपको याद होगा शायद 2018 और 19 में मैं 2 बार दिल्ली गया था। हम्म, तो एक चैरिटी थी नॉर्थ अमेरिकन चार्ट चैरिटीज़ करके, तो वो लोग अ, स्कॉलरशिप देते थे और कुछ मतलब उनका ऐसे राइटिंग का एक कॉम्पिटिशन होता था और जो भी उसमें विनर रहते थे उनको वो अच्छा खासा अमाउंट देते थे। तो मैं 2 बार वहाँ पे गया, 2 बार उस वहाँ से प्राइज़ लाया तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था और उन्होंने यही कहा था कि आप डायरेक्टली नहीं कर पाएँगे हमारे लिए, तो इनडायरेक्टली आप कहीं न कहीं सोसाइटी को लौटाएँगे। हम्म, तो अगर कोई भी हम सोशल सर्विस का फ़ायदा लेते हैं, अगर हम डायरेक्ट हम उसको नहीं दे पाए, लेकिन कहीं न कहीं हमारे ज़हन में वो बात रहती है कि मैं भी जब भी अ, जब मैं करने के काबिल हूँ, तो कम से कम उस चीज़ को दूसरों के लिए कर पाऊँ, जिससे मेरे से जब मैं जिससे बेनिफिट लिया हूँ, तो मैं किसी अदर वे में मैं भी सोसाइटी को बेनिफिट दे पाऊँ। तो ये जितने भी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कहीं न कहीं उनके मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग तो जैसे रहेगी। उसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के बच्चे तैयारी करते हैं, यहाँ लगभग 60-70 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 2 घंटे की ट्यूशन देते हैं यहाँ आसपास के बच्चों को। जी। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं किया, मैं कहा भी नहीं कि उनका पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो, तो उन्हीं ने बच्चों ने बताया कि नहीं सर, हम 1-2 घंटा समय देना चाहते हैं। तो मैं कहा ठीक है, मतलब इधर ये उधर खुद से ही बैठ। डेवलप हो बेटर है कि खुद से ही डेवलप हो, वो लोग सोचें कि हमें यहाँ फ़ायदा मिल रहा है, तो हम जहाँ दे सकते हैं फ़ायदा वहाँ हम देख लें। जो 12th में या जो इसमें इंजीनियरिंग में है, वो कम से कम 5th, 6th, 8th, 10th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये थे ब्रजेश यादव सेवा के अध्यक्ष, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और हमने जाना कैसे-कैसे इन्होंने शिक्षा के विभाग में अपना मतलब काम कर रहे हैं कि वैसे बहुत 2-3 चीज़ें हैं सेवा की, जैसे खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एजुकेशन में तो है ही है, उसके बाद कपड़े भी डोनेट करते हैं। एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव चलती है सर्दियों में जो स्पेशल जो भी लोग डोनेट करते हैं उनको। लेकिन उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हमने जो भी बात की वो सिर्फ़ एजुकेशन से संबंधित थी। तो आप सेवा में जाके अपना इनका चेक कर सकते हैं। जैसे सेवा का फेसबुक पेज भी है, सेवा की वेबसाइट भी है www.seva.org.in। हाँ। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं रेगुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी चल रही हैं, सारे प्रोग्राम उसमें दिए हुए हैं। आप वहाँ जाके डोनेट भी कर सकते हैं और सेवा का फेसबुक पेज भी है, सेवा का यूट्यूब चैनल भी है ब्रजेश सेवा ऑफ़िशियल नाम से। आप वहाँ पे भी रेगुलर एक्टिविटीज़ देख सकते हैं क्या-क्या हो रही हैं इनके। तो फिर किसी दिन मुलाकात होगी इसी सितारों को आँखों में महफूज़ रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो धन्यवाद। धन्यवाद।